तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि गैर शाब्दिक संप्रेषण के साधन है, मीन्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जी हाँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या यूज करते हैं इसकी बात हो रही है। जी हाँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या यूज करते हैं इसकी बात हो रही है। पहला बोल रहा है कि भैया स्पोकन लैंग्वेज का यूज करते हैं, टाइम लैंग्वेज का यूज करते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, स्पेस लैंग्वेज का यूज करते हैं और रिटन लैंग्वेज का यूज करते हैं। आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या है? गैर शाब्दिक, है ना। नॉन वर्बल का मतलब ही क्या है? गैर शाब्दिक, मतलब जिसमें शब्दों का यूज ना हो। अब शब्दों का यूज नहीं हो तो भाई पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, स्पोकन लैंग्वेज वहां पे कैसे आएगी? क्योंकि भाई गैर शाब्दिक है तो शब्दों का तो यूज होना ही नहीं है, तो स्पोकन लैंग्वेज तो कभी आ ही नहीं सकती। तो भाई पहला वाला तो यहां से गया, तो ए ऑप्शन जहां जहां है वो ऑप्शन काट दो। ये देखो, ए ऑप्शन से दो ऑप्शन चले गए। अब बीसीडी बचा और डीसी बचा। अब देखिए बी, बिल्कुल टाइम भाषा का यूज करते हैं, टाइम लैंग्वेज का यूज होता है यहाँ पर। संकेत भाषा का बिल्कुल यूज होता है ना। इसके अलावा आप देखेंगे स्पेस लैंग्वेज का भी यूज होता है कि हमें कितना अपने बीच में स्पेस रखना है ना। जैसे मेरा किसी से पर्सनल रिलेशन है या मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूं या मेरी वो फैमिली का है, तो हम लोग के बीच में स्पेस कम होगा, है ना। लेकिन यही कोई अनजान व्यक्ति है तो हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जो स्पेस मेंटेन करते हैं वो दोनों के बीच में क्या होगा? ज्यादा रहेगा। तो भाई ये भी यूज होता है। तो बी सी डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिटन भाषा यानी क्या वर्बली की कैटेगरी में आ जाएगी, नॉन वर्बल की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बताइए कितना इजी क्वेश्चन था। बस आपको थोड़ा सा क्लियर करना था कि भाई ए बिल्कुल नहीं होगा तो दो ऑप्शन आपके वैसे ही कट गए, ई बिल्कुल नहीं होगा तो एक ऑप्शन और कट गया। तो एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए एलिमिनेट करने की। जितना ज्यादा कोशिश करेंगे आप एलिमिनेट करने का, उतना ज्यादा आपका सक्सेस चांसेस बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन सही होने के। क्वेश्चन में यही देखिए कि ऑप्शन में क्या दे रखा है ना। हमें पूरा नहीं भी आएगा चलेगा, हमें थोड़ा भी अगर आता है तो हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आप कर रहे हैं एमपी सेट की तैयारी? तो एमपी सेट का पेपर 1 का कंप्लीट बैच दोस्तों आपको मिल जाएगा। जी हां, जिसकी प्राइस 1499, लेकिन ये आपको मिलेगा मात्र 999 में। साथ में एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप MK10 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में प्रहार बैच, एमसीक्यू सीरीज बैच भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी आपके रहेंगे, बायलैंग्वेज रहेगा, साथ में डाउट सेशन भी आपको मिल जाएगा, साथ में पीडीएफ एंड नोट्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं और एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है लेकिन उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए एमपी सेट प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है। जी हां, जिसमें आपका एमसीक्यू सीरीज रहेगी जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज भी रहेगा, साथ में आपका FLT फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा पेपर 1 का। ऑनलाइन टेस्ट भी साथ में इसमें इंक्लूड है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को तो भी लगा सकते हैं। फीस इसकी मात्र और मात्र 599 है। काफी बेनिफिशियल बैच होने वाला है क्योंकि इसमें 10,000 MCQ आपको मिलने वाले हैं, लगभग 10,000 MCQ लगभग आपको यहां पर मिलेंगे। तो ये बैच भी बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप कर रहे हैं हिंदी साहित्य की तैयारी, तो हिंदी साहित्य का बैच भी मिल जाएगा। जी हां, हिंदी साहित्य का बैच भी आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 3,000 रुपए में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें भी आप MK10 का यूज करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। और इस बैच में आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, एमसीक्यू सीरीज भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और इसमें मेरे भी स्पेशल लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें और इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। कोई डाउट लगे तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह शक्ति जो संप्रेषण की प्रक्रिया में किसी के शब्दों और उसकी भावनाओं के मिलान, शरीर और भाव
भाव भंगिमाओं के संयोजन में मिलती है उसे कहते हैं पावर दैट ड्राइव फ्रॉम मैचिंग ऑफ वंस वर्ड एंड फीलिंग कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड बॉडी लैंग्वेज इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड सिमिलरिटी, इक्वलिटी, कॉपरेशन या कंट्रोल। क्या कहलाती है यह आपको बताना है। हाँ, क्या कहते हैं इसे। अब देखिए यहां पर अलग अलग है, सिमिलरिटी है, इक्वलिटी है, कॉपरेशन है, कंट्रोल है। पावर दैट ड्राइव फ्रॉम मैचिंग वन ऑफ वर्ड्स एंड फीलिंग, मतलब हम जो बोल रहे हैं और वही चीज हमारी बॉडी लैंग्वेज भी शो कर रही है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको याद रखिएगा, उसे कहते हैं समरूपता यानी इक्वलिटी। जी हाँ, समरूपता के नाम से आप इसे जानते हैं, ये याद रखिएगा। समरूपता क्वेश्चन आ सकता है, मतलब हमेशा आप देखेंगे कि हर चीज आपकी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, चलिए। हाँ, नोटिफिकेशन देख लीजिए आप एक बार अपने मोबाइल का ऑन है कि नहीं है, क्योंकि कई बार आप ऐप में नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते, इस कारण ऐप पे नोटिफिकेशन नहीं आता आपके, है ना, या आता है तो आपको पता नहीं चलता। तो वो चीज आपको क्या करना है, करनी है ना। तो नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपका पहला कथन, जहां पर लोग शाब्दिक संकेतों से अधिक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करते हैं। पीपल यूज मोर नॉन वर्बल क्यूज देन वर्बल क्यूज। फिर बोल रहा है कि नॉन वर्बल क्यू है बेटर रिलायबिलिटी देन इंटेंडेड वर्ड। अब आपको यहां पर कथन बताना है, कौन सा कथन जो है सत्य है और कौन सा कथन जो है यहां पर असत्य है। जी हाँ, पहला बोल रहा है कि भाई यहां पर कि लोग नॉन वर्बल इशारे यूज करते हैं, तो बिल्कुल सही है। इशारे आप नॉन वर्बल ही यूज करते हो, आप मुंह से बोलते नहीं हो, है ना। आप हमेशा नॉन वर्बल इशारों का ही यूज करते हो, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि नॉन वर्बल क्यू है बेटर रिलायबिलिटी देन इंटेंडेड वर्ड। देखो इशारों का जो होता है नॉन वर्बल, जब आप करते हो तो वो ज्यादा सटीक होता है। आप खुश हो तो आपके चेहरे पे दिखेगा, ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो नहीं भाई मैं ठीक हूं, लेकिन आपको उसके चेहरे पर चीजें पता चल जाती है। शब्द तो है आपके क्या है, कई बार झूठ बोल देते हो, लेकिन चेहरा आपका बता देता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला भी सही है, सेकेंड वाला भी सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, हो जाएगा। दोनों ही कथन यहाँ पर क्या है, आपके सही हैं। ये क्लास एप्लीकेशन पे ही चल रही है सोनी जी, है ना। क्लास एप्लीकेशन पे ही चल रही है। आप एक बार बस क्लास खोल के देख लीजिए 6 बजे का टाइम है, लाइव का ऑप्शन आता है उसमें, है ना, वहां पर आपको शो कर देगी क्लास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लिखित संप्रेषण की प्रभाविकता इन पर आधारित है। इफेक्टिवनेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। देखिए आपने रिटर्न कम्युनिकेशन भी पढ़ा है, अब ये प्रभावी कब होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि बहुत लंबा प्रस्तुतिकरण। अगर आपको मैं एक लेटर लिख के दूं और वो बहुत लंबा हो तो इफेक्टिव होगा क्या, आप पढ़ोगे ही नहीं उसे, है ना। तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, मतलब ए आपका आंसर में नहीं आएगा। एक ऑप्शन देखोगे आपका यहां पर कट जाएगा। इसी प्रकार बोल रहा है कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर, बिल्कुल गलत। भाई आपको मैंने लेटर लिखा और बहुत खतरनाक तरीके से क्या है आपको लिख के दे दिया, है ना, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैंने क्या लिखा है। तो बी ऑप्शन जहां जहां दिख रहा है वो ऑप्शन में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, कट गया। दो ऑप्शन आपके कट गए। इसके बाद है लिखने के बाद संपादन, एडिटिंग आफ्टर राइटिंग। तो ये बहुत जरूरी है। आप कोई भी चीज लिखते हैं तो उसको आप एक बार चेक जरूर करते हैं कि कहीं पर कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो भाई लिखने के बाद एडिटिंग बहुत नेसेसरी है, संपादन का काम बहुत नेसेसरी है। फिर है प्रिसीजन इन सेंटेंस। तो आप देखेंगे कि भाई जो भी सेंटेंस होता है उसमें आपका प्रिसीजन होना चाहिए, मतलब ध्यान रखना चाहिए कि आपने क्या शब्द लिखा है, तभी आपको पता चलेगा। तो भाई डी ऑप्शन भी सही है, तो सी और डी दोनों सही है। तो यहां पर सी ऑप्शन जो होगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में सी ऑप्शन दे नहीं रखा। इसी प्रकार बोल रहा है यूज ऑफ डिफिकल्ट वर्ड
बिल्कुल गलत। कभी भी रिटर्न में हमें इजी से इजी लैंग्वेज का क्या किया जाता है, शब्दों का चयन किया जाता है, तो भाई ये गलत हो गया। फिर बोल रहा है कि इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड चूज है ना, इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड चूज है ना, शब्दों का प्रभावी प्रयोग किया जाता है, तो भाई शब्दों का प्रभावी प्रयोग किया जाता है, तो जाहिर सी बात है ये भी बिल्कुल सही है। तो सी, डी और एफ यहां पर क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ स्पोकन डाटा। जी हां, वाचिक दत्त के स्रोत, स्पोकन डाटा के स्रोत क्या होते हैं, ये आपको बता रहा है। ऑप्शन में आपको दे रखा है यहां पर कि भाई ट्रैफिक सिग्नल, फिर है सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू, फिर है डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू, फिर है फोकस ग्रुप और बॉडी लैंग्वेज। तो भाई ट्रैफिक सिग्नल स्पोकन डाटा थोड़ी है। सोर्स ऑफ स्पोकन डाटा है क्या ट्रैफिक सिग्नल? नहीं, वो तो साइन है, साइन के थ्रू आप समझते हो, वो स्पोकन डाटा नहीं है, बोला गया शब्द है क्या? नहीं। साक्षात्कार बिल्कुल है, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो है एक्चुअल में आपका क्या है, ये आपका क्या है, साक्षात्कार है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो भाई ए ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। बी ऑप्शन होगा तो ये ऑप्शन भी कट गया, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, बी सी डी, यानी आपका डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू होना चाहिए, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू हो, और आपका क्या हो, और आपका फोकस ग्रुप हो, है ना। बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल है तो ये भी नहीं होगी, तो बी सी डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आने लगा होगा कि क्वेश्चंस अगर इस तरह के आते हैं तो आप उनको किस तरह से क्या कर सकते हैं दोस्तों, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक असर्शन है और एक रीजन है। असर्शन यानी अभिकथन, असर्शन में बोल रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन इज इंस्टेनियस, जी हाँ, कि मौखिक संप्रेषण जो है तत्काल में होता है, तुरंत होता है ना। इसी प्रकार आपका बोल रहा है दूसरा तर्क में कि क्योंकि यह विभिन्न अंतरालों में दृष्टिगोचर होता है इसलिए अपनी प्रकृति में लिखित संप्रेषण समकालिक होता है। Written communication is synchronized in nature because it is visual at different interval in the light of our statement which of the following true। देखो पहला वाला अगर आप देखोगे यहां पर, है ना, पहला वाला अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल सही है कि भाई जो भी आपका ओरल कम्युनिकेशन होगा वो तुरंत होता है, आपको किसी से बात करनी है तुरंत बात होती है, ये बिल्कुल सही है। अब तर्क इसका ये दे रखा है कि रिटर्न कम्युनिकेशन, बात हो रही है ओरल की, तर्क दे रहा है किसका, रिटर्न कम्युनिकेशन, और बोल रहा है रिटर्न कम्युनिकेशन कैसा है, सिंक्रोनस नेचर होता है बिकॉज इज विजुअल एट डिफरेंट इंटरवल। मतलब ये समय के साथ चलता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आपने लेटर लिखा 10 साल बाद देखोगे वो 10 साल बाद की चीज रहेगी, तो ये वाला कथन जो है आपका तर्क जो है इसका गलत हो जाएगा। तो यहां पर ए सही है परंतु आर जो है वो सही नहीं है ना। सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ये आपको को समझ के करना है कि भाई ओरल कम्युनिकेशन तुरंत में होता है, जब आप किसी से मौखिक रूप से बातचीत करते हो तो तुरंत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर यहाँ पर रिटर्न की बात हो रही थी, जबकि ऊपर चर्चा किसकी चल रही है, तो ओरल की चल रही है, नीचे आप रिटर्न की बात कर रहे हो, तो वैसे ही संबंध नहीं था, संबंध नहीं था। साथ में आपने देखा कि भाई ये गलत भी है क्योंकि बोल रहा है समय के साथ क्या होता है, ये सिंक्रोनस होता है, ये बोल रहा है ये, है ना, कि समय के साथ चलता है, ऐसा नहीं है। आपने ईमेल किसी को भेजा, उसने चेक कब किया कब नहीं किया, रिप्लाई कब किया, है ना, तो समय के साथ ये नहीं कह सकते आप इसको। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, यहां पर भी असर्शन है और रीजन है, जिसमें आपको दे रखा है कि भाई साहब यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन मेक एजुकेशन लाइवली एंड वाइब्रेंट, है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन मेक्स एजुकेशन लाइवली एंड वाइब्रेंट। संप्रेषण की सार्वभौमिकता जो है शिक्षा को संजीव और विज्ञान बनाती है। दूसरा बोल रहा है कि सांकेतिक आख्यान शिक्षण की प्रभावी विधि होने की विश्वसनीयता पर
खरा नहीं उतरता। सिंबॉलिक नैरेटिव डज नॉट क्वालिफाई एज इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। अब आपको बताना है इसमें से जो कथन है वो कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर, तो पहला वाला जो कथन है बिल्कुल सही है कि भाई यूनिवर्सलिटी ऑफ कम्युनिकेशन मेक्स एजुकेशन लाइवली एंड वाइब्रेंट। जितना अच्छा कम्युनिकेटर होगा वो उतना अच्छा टीचर बनता है, क्योंकि टीचर को क्या चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए जो लोगों तक पहुंचा सके अपनी बातों को, अपनी टॉपिक को, है ना। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा वाला यहां पर आप देखेंगे तो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि सांकेतिक आख्यान शिक्षण प्रभावी विधि पर खरा नहीं उतरता है। ये गलत बात है भाई साहब, है ना। उतरता है खरा, है ना। यहां बोल रहा है ना कि सिंबॉलिक नैरेटिव डस नॉट क्वालिफाई एज इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। तो ये जो नॉट है ना, ये गलत है। आप देखेंगे कि सिंबॉलिक, जब कोई टीचर आपके सामने पढ़ा रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मायने रखती है। उसके पढ़ाने का तरीका, उसके चेहरे का जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, सब मायने रखता है। ये बोल रहा है कि नहीं मायने रखता है, बिल्कुल गलत है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का, सिंबल्स का बहुत ज्यादा क्या है, यूज होता है। तो सांकेतिक आख्यान जो है शिक्षण में मायने रखता है। तो यहां पर रीजन गलत हो जाएगा, ए सही और आर सही नहीं। अगला देखिएगा, बोल रहा है मानव संप्रेषण में कौन सा कौशल शामिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इंक्लूड इन ह्यूमन कम्युनिकेशन। ह्यूमन कम्युनिकेशन मतलब जो हम दैनिक दिनचर्या में आपस में जो बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वही एक्चुअल में क्या है, ह्यूमन कम्युनिकेशन है। इसके बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए, तो ह्यूमन कम्युनिकेशन, मानव संप्रेषण में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, ये आपको बताना है। पहला है दृश्यमान ना होने का, बीइंग इनविजिबल। तो भाई ह्यूमन कम्युनिकेशन है, आमने सामने बातचीत कर रहे हो तो विजुअल होगे ना आप, कि नहीं होगे भाई। ऐसा तो नहीं कि मिस्टर इंडिया बन जाओगे तो लोग तो सोचेंगे ह्यूमन का है तो भूत है ना। तो पहला वाला तो रॉन्ग हो गया। अब ए ऑप्शन में नहीं आएगा तो दो ऑप्शन आप देखोगे अपने आप यहां पर क्या होगा, कट गए। इसी प्रकार बोल रहा है सेल्फ प्रेजेंटेशन। जी हाँ, स्व प्रस्तुति बहुत इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमन कम्युनिकेशन में, है ना। कि जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, खुद को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। फिर है ग्रुप इंटरेक्शन। जब आप ह्यूमन कम्युनिकेशन कर रहे हो तो भाई ग्रुप इंटरेक्शन भी होगा, ये भी सही है। फिर है संबंध बनाना, बिल्डिंग रिलेशनशिप, ये भी आपका क्या है, सही है, क्योंकि आप संबंध बनाना आना चाहिए। जब आप लोगों से मिलोगे, रिलेशन बनाओगे, तभी तो लोग आपस में जुड़ेंगे, तभी तो वो आपकी सुनेगा। तो संबंध बनाना भी सही है। फिर है उच्च वर्गीय भाषा का उपयोग करना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई आप एकदम हाई फाई भाषा बोलोगे तभी लोगों से ह्यूमन कम्युनिकेशन कर पाओगे। तो यहां पर आप देखेंगे सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला है, यहां पर बोल रहा है कि स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन फुलफिल नीड ऑफ द रिलेशनशिप। लघु समूह संप्रेषण संबंध की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिर बोल रहा है हाउएवर स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन डस नॉट फुलफिल द नीड रिलेटेड टू टास्क। फिर भी लघु समूह संप्रेषण कार्य से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। अब आपको इसमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अगर आप देखेंगे तो भाई लघु समूह की बात हो रही है, यहां पर स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो ये फुलफिल करता है नीड ऑफ रिलेशनशिप। अगर आपके साथ में दो तीन दोस्त हैं और आप अपनी चर्चा कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ में, तो आप जो अपने दिल के अंदर है वो रखना चाहते हो तो वो सुनते हैं बेचारे, क्योंकि वो आपका छोटा सा ग्रुप है, 3 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, छोटा सा ग्रुप है, वो सुनेंगे। आपकी जो रिलेशनशिप है, नीड ऑफ रिलेशनशिप, वो वहां पर फुलफिल होगी। लेकिन यही 10-12 लड़कों का ग्रुप है, आप बोलो कि नहीं भाई ये चीज करना है, तो उसमें से सब आपकी बात पर राजी नहीं होंगे, आपका कभी भी 100% नहीं होगा। तो यहां पर पहला वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है कि भाई स्मॉल ग्रुप है तो उसमें फुलफिल होती है नीड ऑफ रिलेशनशिप। जबकि दूसरा इसका उल्टा है, इसलिए गलत हो जाएगा। केवल पहला सत्य हो जाएगा
कथन दूसरा जो है आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो क्या आप कर रहे हैं एमपी सेट की तैयारी, तो एमपी सेट का पेपर 1 का कंप्लीट बैच दोस्तों आपको मिल जाएगा। जी हां, जिसकी प्राइस 1499, लेकिन ये आपको मिलेगा मात्र 999 में। साथ में एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप MK10 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में प्रहार बैच, एमसीक्यू सीरीज बैच भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी आपके रहेंगे, बायलैंग्वेज रहेगा, साथ में डाउट सेशन भी आपको मिल जाएगा, साथ में पीडीएफ एंड नोट्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं और एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है लेकिन उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए एमपी सेट प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है। जी हां, जिसमें आपका एमसीक्यू सीरीज रहेगी जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज भी रहेगा, साथ में आपका FLT फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा पेपर 1 का। ऑनलाइन टेस्ट भी साथ में इसमें इंक्लूड है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को तो भी लगा सकते हैं। फीस इसकी मात्र और मात्र 599 है। काफी बेनिफिशियल बैच होने वाला है क्योंकि इसमें 10,000 MCQ आपको मिलने वाले हैं, लगभग 10,000 MCQ लगभग आपको यहां पर मिलेंगे। तो ये बैच भी बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप कर रहे हैं हिंदी साहित्य की तैयारी, तो हिंदी साहित्य का बैच भी मिल जाएगा। जी हां, हिंदी साहित्य का बैच भी आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 3,000 रुपए में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें भी आप MK10 का यूज करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। और इस बैच में आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, एमसीक्यू सीरीज भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और इसमें मेरे भी स्पेशल लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें और इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। कोई डाउट लगे तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, है ना। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए था। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन से चर सप्रेषण के परिप्रेक्ष्य में एक संस्कृति से अन्य संस्कृति का भेद करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल डिस्टिंग्विश वन कल्चर फ्रॉम अनोदर इन कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन? चलिए ऑप्शन में आपको दे रखा है लर्निंग स्किल, टाइम परसेप्शन, लैंग्वेज, लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड, लेवल ऑफ ऑनेस्टी। अब आपको यहां पर बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। जी हां, चलिए बताइए। भाई पढ़िए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल डिस्टिंग्विश वन कल्चर फ्रॉम अनोदर, मतलब एक दूसरे से क्या करते हैं, चीजों को अलग करते हैं या भेद करते हैं। तो पहला तो है लर्निंग स्किल, है ना। एक कल्चर से दूसरे कल्चर में आप देखेंगे लर्निंग स्किल का बहुत मैटर करता है, क्योंकि बिल्कुल सही है। तो भाई लर्निंग स्किल इंपॉर्टेंट है। फिर है टाइम परसेप्शन, टाइम परसेप्शन भी यहां पर क्या करता है, मैटर करता है ना। समय बोध भी आपका मैटर करता है। अब लेवल ऑफ ऑनेस्टी और कृतज्ञता ये मैटर नहीं करती। ए जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग स्किल मैटर करती है। आप मान के चलिए कई दूसरे समुदाय से आते हैं, वहां पर आपका अलग सोच है, यहाँ पर आपका अलग सोच है, तो लर्निंग स्किल मैटर करेगी। इसी प्रकार टाइम परसेप्शन जो है ये भी आपका क्या करेगा, भेद करता है। जैसे भाई टाइम परसेप्शन में आप देखेंगे कोई व्यक्ति समस्याओं को जल्दी सॉल्व कर लेगा, कोई व्यक्ति समस्याओं को लेट सॉल्व करेगा, क्योंकि उनका तरीका अलग अलग है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पर ए एंड बी जो है आपका आंसर होना चाहिए। और लेवल ऑफ ऑनेस्टी और ग्रेटिट्यूड का इससे कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। चलिए अगला है, कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन आर टू नॉन कन्वर्जेंट डायमेंशन ऑफ एनी मॉडर्न सोसाइटी। संप्रेषण और समाजीकरण किसी भी आधुनिक समाज के दो गैर अभिसारी आयाम हैं। दूसरा बोल रहा है संप्रेषण उन मूल्यों को प्रोत्साहन देने में सक्षम करता है जो समाज में लोगों के संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। कम्युनिकेशन एनेबल द प्रमोशन ऑफ वैल्यू,
which facilitate the process of enculturation of people in society। अब आपको यहां पर बताना है कौन सा कथन जो है सत्य है और कौन सा असत्य है। जैसे कि आप देखेंगे तो भाई जब आप दूसरा वाला कथन पढ़ेंगे तो ये तो बिल्कुल सही रख रहा है कि कम्युनिकेशन अनेबल प्रमोशन ऑफ वैल्यू विच फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एनकल्चरेशन ऑफ पीपल इन सोसाइटी। तो अब संप्रेषण मूल्यों को प्रोत्साहन देने में सक्षम करता है जो समाज में लोगों को संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। तो सेकेंड वाला तो बिल्कुल सही है। अगर आप अच्छे इफेक्टर है, जैसे आप देखेंगे जो कथावाचक होते हैं वो एक अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, साथ में वो वैल्यू कल्चर को लेके भी बहुत वो करते हैं कि हमारा हिंदू धर्म श्रेष्ठ है और ये सब चीजें वो अपने चीजों को लोगों तक पहुंचाते हैं अपने कम्युनिकेशन से। तो उस उदाहरण से आप देखेंगे तो बी बिल्कुल सही है। पहला बोल रहा है कि कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन आर टू नॉन कवर्जेंट डायमेंशन ऑफ एनी मॉडर्न सोसाइटी। संप्रेषण और समाजीकरण किसी आधुनिक समाज के दो गैर अभिसारी आयाम है। तो ये वाला क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, है ना। यहां पर आप देखेंगे दोनों का इरादा क्या है, दोनों का इरादा होता है कि भाई सही चीजों को करना, है ना। आयाम नहीं है एक्चुअल में, यहां पर क्या है, आयाम बोल रहा है गैर अभिसारी आयाम है, नहीं होगा एक्चुअली में ये, है ना। अगर नहीं होता तो ये आपका क्या होता है, सही हो जाता, क्योंकि भाई दोनों का काम क्या है, एक व्यक्ति की जागरूकता और दूसरे के इरादे को समझने की क्षमता, है ना, ये आपका है। यहां पर बोल रहा है ये अभी सारी हैं, तो भैया नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। अगला देखिएगा, बोल रहा है टिप्स फॉर कम्युनिकेटिंग विथ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर कुड बी। विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से हमें कम्युनिकेशन करना है तो उसके कुछ सुझाव हैं। अब इन सुझाव में आपको बताना है कौन सा सुझाव सही होगा। पहला है अपनी व्याख्या पर बल देना, एम्फेसाइज ऑन योर इंटरप्रिटेशन। अब देखो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्यों, आप दो लोगों से अलग अलग तरह से बात कर रहे हो, मतलब एक तरह से क्या है, एक जापानी है और एक इंडियन है। तो भाई जापानी को हिंदी नहीं आती, इंडियन को जापानी नहीं आती, तो आप अपना कितना भी समझा लो चीज को समझ नहीं पाएगा। तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है कि भाई आप उससे कम्युनिकेट कर पाओगे, तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है यहां पर। इसी प्रकार आप देखेंगे दूसरा वाला जो बोल रहा है कि भाई अपनी स्वयं की सांस्कृतिक पहचान को भूलना, तो ये भी गलत है भाई। आप जापान चले गए, इंडियन हो, तो आप क्या है, आप अपने धर्म को अपनी संस्कृति को भूल जाओगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो ये भी गलत है कि भैया नहीं अब तो हम पूरी तरह से जापानी बन जाएंगे, हम इंडियन कल्चर को भूल जाएंगे, तो गलत है ये। फिर है पारस्परिक सम्मान की एक परिस्थितियों प्रणाली को प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल सही है। एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे की संस्कृति को हमें क्या करना चाहिए, एक तरह से उनका आदर करना चाहिए। भाई तू अपने धर्म में खुश, मैं अपने धर्म में खुश, है ना, तू मुझे फोर्स मत कर, मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन जहां पे दिख रहा है वो होगा। तो ये ऑप्शन तो ए और बी वाला तो खत्म ही हो गए, सी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, बी ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाकी में तो देखो ए और बी कट ही चुके थे, है ना, ए और बी कट ही चुके थे, तो तीन ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते ए के कारण, है ना। और डी बोल रहा है कि नो द कल्चर कंटेस्ट ऑफ अदर, तो हाँ भाई मैं ठीक है जापान में रहता हूं तो जापान के कल्चर के बारे में जानूंगा, है ना, ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार ऑलवेज स्टेट द फैक्ट, सदैव तथ्य बताता रहूंगा, तो ये भी सही है कि भाई इंडियन धर्म में, इंडियन संस्कृति में ऐसा होता है ना, और जापानीज में ऐसा होता है। तो ये चीजें भी मैं झूठ झूठ नहीं बोलूंगा कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो ये बिल्कुल आप कर सकते हो इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैसेज ट्रांसमिटेड इन कम्युनिकेशन मीन्स। जी हाँ, मैसेज का ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, ये यहां पर आपको पूछा जा रहा है। तो मैसेज ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, भाई मैसेज को ट्रांसमिट कर दिया, है ना, तो ये एक्चुअल में क्या है, एक्टिविटी ऑफ सेंडर है, एक्टिविटी ऑफ रिसीवर है, एक्टिविटी ऑफ चैनल है, या कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है। तो आप देखेंगे मैसेज ट्रांसमिटेड का मतलब होगा सहयोगात्मक क्रियाकलाप, यानी कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है दोनों मिलकर
दोनों मिलकर आप क्या कर रहे हो, चीजों को कर रहे हो भाई। जैसे ये आपका सेंडर, इसने मैसेज भेजा, किसी चैनल के माध्यम से रिसीवर को प्राप्त हुआ, रिसीवर ने तुरंत उसका फीडबैक दिया और ये सेंडर को प्राप्त हुआ। तो जाहिर सी बात है, पहले ये सेंडर था, बाद में ये रिसीवर बन गया, इसी प्रकार ये रिसीवर था, सेंडर बन गया और ये आपका हो गया। तो वाइसा वर्सा आप देखेंगे तो कोलोबरेटिव है ना, सहयोग है एक दूसरे का। भाई सेंडर का भी सहयोग है, रिसीवर का भी सहयोग है। ऐसा तो नहीं है कि बस सेंडर ने मैसेज भेज दिया काम खत्म, नहीं, रिसीवर का भी आप देखेंगे मैसेज आएगा तो उसका वो रिप्लाई देगा बकायदा, है ना। तो एक तरह से पूरा टीम की तरह ये जो कम्युनिकेशन है आपका चलता है ना। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सहयोगात्मक क्रियाकलाप है, कोलोबरेटिव एक्टिविटी है। चलिए अगला है, यहां पर असर्शन दे रखा है कि औपचारिक विधि के रूप में संप्रेषण का बोध आमौलिक विचार नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन एज फॉर्मल मेथड इज नॉट रेडिकल आइडिया। दूसरा बोल रहा है द डोमिनेंट व्यू ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन इज नो लॉन्गर वैलिड। अब इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा और कौन सा कथन गलत होगा। पहला बोल रहा है कि भाई साहब ध्यान से पढ़िए, औपचारिक विधि के रूप में सप्रेषण का बोध अमौलिक विचार नहीं है। फॉर्मल मेथड इज नॉट अ रेडिकल आइडिया। अब देखो, फॉर्मल मैसेज की बात हो रही है, औपचारिक विधि की बात हो रही है ना। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे औपचारिक विधि, है ना, औपचारिक विधि की अगर बात करेंगे तो भाई संप्रेषण के बहुत औपचारिक नहीं है, तो ये गलत है, रेडिकल आइडिया है ना। तो फर्स्ट वाला यहां पर क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर फर्स्ट वाला यहां पर रॉन्ग है तो सेकंड वाला आप देखिए, सेकंड वाला बोल रहा है कि संप्रेषण प्रसारण का प्राधान्य दृष्टिकोण अब विद्यमान नहीं है ना, अब विधिमान नहीं है। डोमिनेंट व्यू ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन इज नो लॉन्गर वैलिड। तो यहां पर आप देखेंगे ये वाला जो है सही हो जाएगा, है ना। तो यहां पर रीजन आपका सही है, कथन आपका क्या होगा, गलत होगा। तो डी ऑप्शन आप देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे आंसर। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से कि कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन एज फॉर्मल मेथड इज नॉट रेडिकल आइडिया, रेडिकल आइडिया है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे बोल रहा है कि डोमिनेट व्यू ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन इज नो लॉन्गर वैलिड, यानी संप्रेषण के प्रसारण का प्राधान्य दृष्टिकोण अब विधिमान नहीं है, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडरेट अप्रोच टू इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। जी हाँ, वही क्वेश्चन है, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन में क्या विशेषता होती है, ये आपको बताना है। इंटर कल्चर में क्या विशेषता होती है, यह आपको बताना है। पहला आप देखेंगे कि भाई इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन इज सब्जेक्टिव, अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण एक विषयी है। तो ऐसा नहीं है, इंटर कल्चर में सब्जेक्टिव नहीं कह सकते आप इसको, है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर जाएगा, तो दो ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर क्या होंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। इसी प्रकार बोल रहा है कि कम्युनिकेटर इज चेंज एजेंट, कम्युनिकेटर एक चेंज एजेंट के रूप में काम करता है। तो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सही है, एक कम्युनिकेटर लोगों के आइडिया को बदल सकता है, लोगों के थॉट्स को बदल सकता है, तो वो एक चेंज एजेंट के रूप में काम करता है, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन आपका होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी चला जाएगा, तो आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा बी सी डी वाला, क्योंकि यहां पर बी ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन बोल रहा है कि आपका कंटिन्यूम रिप्रेजेंट सोशल चेंज, बिल्कुल आप देखेंगे आपका सात्यायक सामाजिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व होता है। इसी प्रकार बोल रहा है कि परिवर्तन उद्दीपक के अंदर और बाहर दोनों के प्रति अनुक्रिया है, चेंज इज रिस्पॉन्स टू बोथ इंटरनल एक्सटर्नल, दोनों, बिल्कुल अंतर और बाहर दोनों का चेंज होता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बी सी डी आपका हो जाएगा। इसी प्रकार बोल रहा है कल्चर एंड कम्युनिकेशन हैव लिमिटेड लिंकेज, तो ये गलत है। कम्युनिकेशन है तो कल्चर है, लोगों से हम बातचीत कर पा रहे हैं तभी उनके कल्चर के बारे में क्या है हम समझ पा रहे हैं। अगर हम लोगों से बातचीत ही नहीं कर पाए तो उनके कल्चर के बारे में कैसे समझ पाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। चलिए
क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है आलोचकों के अनुसार व्यापक जन माध्यमों से संस्कृति के प्रसारण का अर्थ किसका प्रसारण है? अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर थ्रू मास मीडिया मींस ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट? हम मास मीडिया के माध्यम से अपने कल्चर को लोगों तक पहुंचाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश करते हैं। ये एक्चुअल में क्या कहलाता है? उच्च संस्कृति, मध्य संस्कृति, निम्न संस्कृति या अज्ञात संस्कृति? चलिए, तो इसको याद रखिएगा आप डायरेक्ट, है ना? तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि भाई क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग, जी हाँ, क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर थ्रू मास मीडिया मींस ट्रांसमिशन ऑफ लो कल्चर, है ना? निम्न संस्कृति कहलाता है एक्चुअल में, ये लो कल्चर कहलाता है। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, है ना? हो सकता है इसमें आपको क्वेश्चन आ जाए लो कल्चर हाई कल्चर पे, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, लो कल्चर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें अलग अलग चीजें आती हैं, अगर आप इसको पढ़ोगे तो लो कल्चर हाई कल्चर दोनों में डिफरेंस होता है। इसको अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, जैसे आप देखेंगे कल्चर बिलीफ एंड एक्टिविटी प्रैक्टिस बाय मासेस, जिसमें आप देखेंगे मास कम्युनिकेशन होता है तो लो कल्चर होता है। उदाहरण के बाद आप देखेंगे इंजॉइंग गॉसिप मैगजीन, है ना? आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, है ना, मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो भाई उसमें ये मैगजीन आपके पास तो आई नहीं होगी, अब ये हजारों लाखों लोगों के पास पहुंची होगी, है ना? तो मैगजीन हो गया। ऐसे ही आप कोई रियलिटी शो देख रहे हैं, है ना, रियलिटी शो देख रहे हैं टेलीविजन पे, जैसे बिग बॉस हो गया, तो एक्चुअल में क्या है, लाखों नहीं, हजारों नहीं, बहुत सारे लोग आपके क्या देखते हैं, तो ये एक्चुअल में क्या है, लो कल्चर आपका क्या होता है। जबकि आप देखेंगे तो हाई कल्चर में क्या होगा, हाई कल्चर में आप जो प्रैक्टिस होती है वो इलाइट्स के द्वारा होती है, जो एकदम हाई लेवल के लोग होते हैं वो आपका क्या आते हैं, उसमें आते हैं। तो हाई कल्चर में अगर आप देखेंगे तो हाई कल्चर में जैसे आपका आर्ट ग्रुप आ जाता है ना, आर्ट ग्रुप, है ना, आर्ट ग्रुप हो गया, जो इलाइट टाइप के लोग होंगे, इलाइट एकदम उच्च कैटेगरी वाले लोग होंगे, वहां पर आप देखेंगे आपका हाई कल्चर आता है। जैसे आप देखेंगे इसके अंदर कि भाई आप क्या कर रहे हो हाई कल्चर के रूप में, आप मान के चलिए जैसे फाइन आर्ट, मतलब महंगे महंगे चीजें कर रहे हो आप, है ना, महंगे महंगे चीज कर रहे हो, जैसे आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, गोल्फ खेलने जा रहे हो, तो ये एक्चुअल में हाई कल्चर की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। तो लो कल्चर जो है एक्चुअल में किससे रिलेटेड होता है, आपका हैबिट, टेस्ट और इन सब चीजों से रिलेटेड होता है लो कल्चर। हैबिट हो गया, टेस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, है ना, इससे होता है। जबकि आप देखेंगे इसका उल्टा, इसका उल्टा होता है हाई कल्चर, जो कि एक अपर क्लास होते हैं ना, इलाइट, उनके लिए एक्चुअल में आपका क्या होता है, हाई कल्चर होता है। तो उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया कि इसको उदाहरण में आप क्या क्या देख सकते हैं, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे भाई एकदम महंगे रेस्टोरेंट में जाके महंगी वाइन पी रहे हैं, है ना, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में हाई कल्चर है। और यही आपका इसका उल्टा समझ लो कि भाई हम क्या कर रहे हैं, देसी अहाते के बाहर खड़े होके, है ना, देसी दारू लेके बिना पानी के नमक के साथ ही क्या कर रहे हैं, एक बार में गटक जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, लो कल्चर हो गया। तो हाई कल्चर और लो कल्चर में यही डिफरेंस है कि एक इलाइट अपर क्लास कह सकते हो और एक लोअर क्लास कह सकते हो, ये डिफरेंस आता है एक्चुअल में, है ना? तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाई कल्चर मतलब इलाइट चीजें करना, एक्सपेंसिव, जो बहुत कम लोगों को मिलती हैं, वो आपका हाई कल्चर। और लो कल्चर मतलब जो कॉमन है सभी के लिए, है ना, कि फुल्की खा रहे हैं जाके, चाट खा रहे हैं ठेले पे जाके, है ना, देसी दारू पी ली जाके एकदम सस्ती वाली, है ना, तो ये आपका क्या है, छोटे मोटे ठिलिया पे खा लिया, तो वो लो कल्चर है। तो यहाँ पर मास कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो मास कम्युनिकेशन किसके पास पहुंचता है, लो कल्चर को पहले प्रभावित करता है ना?
अखबार अखबार कौन पढ़ता है? हम जैसे मिडिल क्लास लोग ही पढ़ते हैं, है ना। अमीर लोग के पास इतना टाइम है कि वो अखबार पढ़े? नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट याद रखिएगा। चलिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में बी फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। दूसरा बोल रहा है ऑफ्टन इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मास कम्युनिकेशन टू बी यूज्ड ऑन इट्स पार्ट। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है सही है और कौन सा कथन जो है आपका गलत है। चलिए बताइए। अंतर व्यक्तित्व की बात हो रही है यहां पर। हाँ, अंतर व्यक्तित्व, तो आप देखेंगे अंतर व्यक्तित्व में ये आपका फॉर्मल हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, नॉन फॉर्मल हो सकता है। बिल्कुल सही है। इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच में बातचीत, जरूरी नहीं है कि भाई ये आप और आपके दोस्त के बीच में हो या फैमिली के बीच में हो सकता है आप और आपके बॉस के बीच में हो, आपको डांट लगाई जा रही है क्योंकि आपने टारगेट पूरा नहीं किया। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि ऑफ्टन इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मास कम्युनिकेशन टू बी यूज ऑन इट्स पार्ट। प्राय इसके भाग पर जन संप्रेषण का व्यवहित होना आवश्यक नहीं होता। अब ये थोड़ा सा आप देखेंगे, आपका बात हो रही है किसकी, आपका बात हो रही है यहां पर मास कम्युनिकेशन की। तो मास कम्युनिकेशन में बोल रहा है कि इसका विवाहित होना आवश्यक नहीं है, होता है। ये क्या है, रॉन्ग है। ऑफ्टन इट इज नेसेसरी फॉर मास कम्युनिकेशन टू बी यूज्ड ऑन इट्स पार्ट, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे सेकेंड वाला जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन जो हैं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई फॉर्म द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्चरल इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, संप्रेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन एक सांस्कृतिक संस्थान है जहां पर आपको संस्कृति सिखाई जाती है। ऑप्शन में आपका व्यापार संगठन है, पॉलिटिकल पार्टी है, मिलिट्री अलायंस है और फैमिली है। आप संस्कार कहां से सीखते हैं? संस्कार आप सीखते हैं कि भाई बड़े आए तो बड़ों की इज्जत करो, उनके पैर छुओ, है ना, गरीबों को खाना खिलाओ, है ना, दुखियों का दुख हरो। ये कौन सिखाता है? आपके व्यापार संगठन में, पॉलिटिकल पार्टी या मिलिट्री? नहीं। कहां से सीखते हो आप संस्कार? आप संस्कार सीखते हो अपने परिवार से, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। परिवार से आप चीजें सीखते हो। परिवार के अंतर्गत आप देखेंगे तो बहुत सारे संस्थान हो जाते हैं। एक्चुअल में आप देखेंगे तो भाई स्कूल जाओगे तो स्कूल में बहुत सारी आप चीजें सीखते हो, है ना। स्कूल से आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। स्कूल के अलावा आप अपने धर्म से, जी हाँ, आप अपने धर्म से बहुत सारी चीजें सीखते हो। जब आप गीता पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, तो उसमें आप क्या करोगे, बहुत सारी चीजें सीखोगे जो जीवन में आपकी क्या होंगी, लागू होंगी। ऐसे ही आप देखेंगे जनसंपर्क, है ना, सोशल होने से भी बहुत सारी चीजें सीखते हो। जब आप लोगों से जनसंपर्क करते हो, जब आप लोगों से मिलते हो, तो उनके विचारों से लेके हर चीजें आप क्या करते हो, सीख पाते हो। तो यहां पर आप देखोगे तो भाई स्कूल में जाके परिवार से, धर्म से, जनसंपर्क से बहुत सारी चीजें सीखते हो। ठीक है, अगला है प्यूपल perceive the transmitted message according to which of the following। लोग संप्रेषित संदेशों को निम्नलिखित में से किसके अनुसार देखते हैं? ऑफिशियल स्टेटस के अनुसार, कल्चरल वैल्यू के अनुसार, इमेजिन इन्फ्लुएंस के अनुसार या सेमेंटिक गैप के अनुसार। ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार आया है। 4 बार वाला क्वेश्चन है भाई ये, है ना। यूजीसी नेट में आप देखेंगे ये क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है। इवन सेट एग्जाम में दूसरे स्टेट के पूछा गया है ये। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे तो भाई जो मैसेज है वो ट्रांसमिट होता है किसके अकॉर्डिंग? तो वो होता है कल्चरल वैल्यू के अकॉर्डिंग। जी हाँ, सांस्कृतिक मूल्यों के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या होता है, संप्रेषण
देखते हैं लोग, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार ही लोग क्या करते हैं, संप्रेषण को देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा संचार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरिया फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन? जी हाँ, पब्लिक सर्विस कमीशन सॉरी कम्युनिकेशन के लिए क्या नेसेसरी है, यह आपको बताना है। पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन, चलिए कीजिए आंसर। पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन, हाँ, पब्लिक सर्विस मतलब लोगों तक आप चीजों को पहुंचा रहे हो और लोगों तक ये चीजें जा रही हैं और लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। तो पहला है निजी पूर्वाग्रह, जब आप लोगों तक भेजते हो तो ये नहीं भेजोगे भाई, अपने पर्सनल बायस नहीं लोगे। दूसरा है आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन, ये भी आप नहीं दोगे, है ना, कि भाई अपनी पर्सनल सोच आप पब्लिक में लाओगे क्या, नहीं लाओगे। तो पहला है पर्सनल बायस, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि भाई आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन, ये भी गलत है, कि भाई ऐसा नहीं कि आपकी आइडियोलॉजी गलत है उस हिसाब से आप करो। तो ए और बी तो भाई होने ही नहीं चाहिए। अब ए नहीं होगा ये चला जाएगा, बी नहीं होगा ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो आंसर सीधे सीधे सी वाला हो जाएगा, सी डी ई वाला। और बाकी तो आपको जरूरत ही नहीं करने की, तो सी डी ई जो है यहाँ पर आंसर होगा। एक्यूरेसी बिल्कुल जरूरी है, कॉम्प्रिहेंसिव व्यापकता बिल्कुल जरूरी है ना। इसी प्रकार आपका सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट, ये भी बिल्कुल जरूरी है, मतों और तथ्यों का पृथक्करण भी बहुत नेसेसरी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियरे बॉर्डियू, पियरे बॉर्डियू के अनुसार संप्रेषण के माध्यम से सांस्कृतिक पूंजी से निम्नलिखित नामांकित प्राप्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम कल्चर कैपिटल थ्रू कम्युनिकेशन? ये किसके अनुसार बात हो रही है? पीरे बॉर्डियू के अनुसार। ये आपको बताना है, ये फ्रांसीसी समाज शास्त्री थे, फ्रांसीसी सोशोलॉजिस्ट थे। इन्होंने प्रमुख रूप से ज्ञान हो गया, संस्कृति हो गया, शक्ति के बीच पाए जाने वाले माध्यमों से उनके बारे में क्या है चर्चा की थी। और उन्होंने चार चीजों पर क्या किया था, पूंजी को चार वर्गों में क्या किया था, विभाजित किया था ना। पूंजी को उन्होंने चार वर्गों में विभाजित किया था। वैसे उनका जो सही आंसर है यहाँ पर क्या है, सोशल कल्चर बेनिफिट है, सोशियो कल्चर बेनिफिट। इसके अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हो, कल्चरल कैपिटल गेन ले सकते हो, है ना। और इन्होंने चार चीज की थी, एक आपकी थी आर्थिक पूंजी, आर्थिक यानी इकोनॉमिक, है ना, आर्थिक पूंजी इन्होंने बोला था एक तो, इकोनॉमिक आर्थिक पूंजी, एक आर्थिक पूंजी बोली उन्होंने। दूसरा इन्होंने क्या बोला, सामाजिक पूंजी, सोशल, है ना, सोशल बोला, सामाजिक पूंजी बोला, ठीक है। तीसरा क्या बोला इन्होंने, तीसरा इन्होंने बोला सांस्कृतिक, सांस्कृतिक तो भैया सांस्कृतिक लाभ है ही यहां पर ऑप्शन में आपको दे ही रखा है। साथ में प्रतीकात्मक, है ना, साथ में इन्होंने बोला प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक पूंजी, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये इन्होंने क्या की थी, मेंशन की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है। पहला बोल रहा है कि कम्युनिकेशन, कल्चर एंड पावर आर इंटर रिलेटेड, संप्रेषण, संस्कृति और शक्ति जो है एक दूसरे से संबंध रखती है। फिर बोल रहा है आफ्टर कम्युनिकेशन पावर हैज नो वेट इन सोशल कल्चरल वैल्यू, कम्युनिकेशन हो जाए तो बोल रहा है कि भाई शक्ति का कोई वजन नहीं होता है। ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा गलत है। चलिए तो पहला तो बिल्कुल सही है, हाँ पहला तो बिल्कुल सही है कि भाई कम्युनिकेशन
कल्चर एंड पावर आर इंटर रिलेटेड, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर बोल रहा है कि आफ्टर कम्युनिकेशन पावर हैज नो वेट, तो ये गलत है। कम्युनिकेशन होने के बाद भी पावर का वेट होता है सोशल कल्चर वैल्यू पे। अगर आप देखेंगे कम्युनिकेशन के माध्यम से ही संस्कृति हो, विचार हो, भावना हो, वो आप क्या करते हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या मैं कहूं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजते हो, है ना। तो ये हस्तांतरित होता रहता है। तो संस्कृति मूल्यों में शक्ति का प्रभाव क्या है, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपको अच्छा नॉलेज होता जाएगा, आपकी शक्ति क्या होती, बढ़ती जाती है। तो ये बोल रहा है कि आफ्टर कम्युनिकेशन पावर हैज नो वेट, ये गलत है। कम्युनिकेशन होने के बाद पावर में वेट होता है, तो सेकेंड वाला रॉन्ग है, पहला वाला जो है सत्य है। सी ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, विल्बर श्रम के संप्रेषण मॉडल में भाषांतरकार, कूट लेखक और विकूट लेखक दोनों रूप कार्य करते हैं। इन विल्बर श्रम मॉडल कम्युनिकेशन इंटरप्रेटर वर्क बोथ एज एनकोडर एंड डिकोडर। फिर बोल रहा है श्राम का जो मॉडल है उसमें श्राम वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्कॉलर टू कंसीडर कम्युनिकेशन एज इंटरएक्टिव प्रोसेस। अब आपने श्राम के मॉडल को पढ़ा है, श्राम के मॉडल को आपने पढ़ा है, तो आपने ये चीज भी पढ़ी होगी कि भाई श्राम ने कौन सा मॉडल दिया था ना। तो ये आपने मॉडल बकायदा मैंने आपको पढ़ाया है कम्युनिकेशन का, है ना, श्राम वाला मॉडल। चलिए बताइए, श्राम का कम्युनिकेशन का मॉडल आपने पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर साइड में देख लीजिए भाई, इसमें आपने क्या देखा था, सेंडर देखा था। इसी प्रकार आपका एनकोडर होता है, ऐसे ही आपका सिग्नल होता है, ऐसे ही आपका डिकोडर होगा, ऐसे ही आपका रिसीवर होगा। रिसीवर यहाँ से इसको फीडबैक दे देगा, और ये आपका हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये जो आपका होता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है, ये आपका क्या होता है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, शाम का मॉडल है। तो अगर आप देखेंगे कि भाई कम्युनिकेशन इंटरप्रेट बोथ एस एनकोडर एंड डिकोडर, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि भाई जो चीज इंटरप्रेट करेगा कौन, मैसेज को एनकोड करेगा, वही मैसेज को क्या करेगा, डिकोड भी करेगा। तो एजा दोनों होता है। फिर बोल रहा है कि भाई वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट स्कॉलर टू कंसीडर कम्युनिकेशन एज इंटरएक्टिव, बिल्कुल ये बात सही है कि यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दोनों को क्या कहा था कि भैया चीजों पर जोर दिया था। तो इनका वो भी देखोगे जो मॉडल है, इसे इंटरएक्टिव मॉडल के नाम से भी जानते हैं, है ना, इंटरएक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एम्फसाइज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म विद रिस्पेक्ट टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बुद्धिज्म से जो कॉन्सेप्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, वो किस पे जोर देता है, किस पे बल देता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में आपके दे रखा है, पहला कि भाई लचीली नैतिकता, फ्लेक्सिबल मोरलिटी, है ना। दूसरा है कंप्लीट डिस्क्रिमिनेट, संपूर्ण विभक्ति। फिर है सेंसिटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, भाषा का संवेदी प्रयोग करना, है ना। इसी प्रकार आप देख रहे हैं सर्वसम्मति की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंस, ऐसे ही सत्यता, ट्रूथफुलनेस। तो आप देखेंगे बिल्कुल बुद्धिज्म की बात करें तो भाई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भाषा का संवेदी योग होना जरूरी है। आप जब बात करें तो उसमें सत्यता होनी चाहिए। फिर आप सामने वाले का सर्वसहमति होनी चाहिए जब आपसे चर्चा करें। तो यहाँ पर सी, डी और ई जो है बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन ही यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी, मोरलिटी, लचीली नैतिकता यहाँ पर नहीं होगा। कंप्लीट डिस्क्रिमिनेट ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो भाषा का संवेदी प्रयोग जरूरी है, सत्यता होनी चाहिए और सर्वसम्मति होनी चाहिए। ये आपका बुद्धिज्म जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे एम्फसाइज करता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन के कुछ फीचर हैं, ये आपको बताना है। बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, चलिए ऑप्शन में देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। हाँ
देखो बुद्धिस्ट कॉम में कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक तो है टेल द ट्रुथ, है ना, टेल द ट्रुथ, ये पहला है इनका कि भैया सच ही बोलना है। दूसरा है डोंट डोंट एक्सगरेट, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, जो है उसको बोलना है सीधे सीधे, है ना। इसी प्रकार बी कंस्टेंट, लगातार बोलना है, ऐसा नहीं कि आप क्या करोगे चीजों को गलत करो, है ना। फिर है आपका यूज पीसफुल लैंग्वेज, यूज पीसफुल लैंग्वेज, है ना। तो भैया अच्छी भाषा का जो है यहाँ पर क्या है, शांति का जो है यूज करना है। तो ये कुछ चीजें जो है आपको याद रखनी होंगी इसमें, है ना। बुद्धिस्ट जो कम्युनिकेशन है, कॉन्सेप्ट है, उसके फीचर्स हैं, है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा कौन सा सही होने वाला है। ठीक है, पहला बोल रहा है कि यूनिडायरेक्शनल आपका एक दिशीय होगा तो गलत है, बाय डायरेक्शनल होता है, ए नहीं होना चाहिए, तो ए एक ऑप्शन काट देगा। फिर है प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए, तो बिल्कुल आप देखेंगे प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए, है ना, ये सही हो जाएगा। फिर बोल रहा है कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धा का यहाँ पर कोई रोल नहीं है ना। फिर है क्रिएशन ऑफ मीनिंग, मीनिंग होनी चाहिए। बिहेवियर सेंटर होना चाहिए, बिल्कुल व्यवहार केंद्रित होना चाहिए। तो बी डी और ई, बी डी और ई, डी ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाना चाहिए। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इससे समझ में आ जाएगा कि सच बोलना है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, लगातार चीजें होनी चाहिए और सिंपल साधारण भाषा, पीसफुल भाषा का यूज करना है। चलिए अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। जी हाँ, सांस्कृतिक संप्रेषण के प्रति मानवीय उपवागम जो है इनमें से कौन से होंगे, एक्सपेरिमेंटल होगा, एल्ट्रुइस्टिक होगा, कॉग्निटिव होगा या वॉयलेंस होगा। तो ये तो आप क्वेश्चन पढ़ के भी आंसर कर सकते हैं कि भाई आपका क्या है, मानवतावादी दृष्टिकोण की बात हो रही है, तो मानवतावादी दृष्टिकोण जो होना चाहिए वो आपका कैसा होना चाहिए, संज्ञानात्मक होना चाहिए, यानी कॉग्निटिव होना चाहिए, है ना। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, आंसर होना चाहिए, क्योंकि दिमाग से जो है आपका चीजों को सोच के समझ के आप क्या करोगे, चीजों को करोगे। ऐसा नहीं कि भाई एक्सपेरिमेंट कर लिया या परोपकार कर दिया किसी पे या फिर हिंसक हो गए, नहीं, आप चीजों को सोच समझ कर करोगे। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है एक्चुअल में, कॉग्निटिव आपकी होती है ना, ये आपको ध्यान रखना है, कॉग्निटिव होनी चाहिए यहाँ पर। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि संप्रेषण के रेखीय मॉडल का प्रयोग अभिप्रेत परिणाम निकालने के लिए किया जाता है। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड टू गेट इंटेंडेड रिजल्ट। फिर बोल रहा है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बेसिक ऑफ प्रोपेगेंडा ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब आपको बताना है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो अगर आप देखेंगे तो लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन मतलब क्या, रेडियो कम्युनिकेशन, है ना। लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन मतलब रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो आप सुनते हो एक तरफा होता है ना। तो भैया लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू गेट इंटेंड रिजल्ट, इसलिए यूज किया था, रेडियो का आविष्कार इसलिए किया गया था कि लोगों तक चीजों को पहुंचाया जा सके, अपनी बातों को पहुंचाया जा सके और रिजल्ट को लाया जा सके। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज द बेसिक्स ऑफ प्रोपेगेंडा ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल सही है भाई, आप रेडियो पे क्या करो, प्रोपेगेंडा फैलाओ कि इन लोगों ने ये कर दिया। अभी जैसे बांग्लादेश में आप देखो क्या हो रहा है, बांग्लादेश में सरकार को हटा गिरा ही दिया गया एक तरह से। अब वहां पर अभी भी प्रदर्शन जारी है ना। साथ में कुछ घटनाएं ये भी आ रही हैं कि वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, उन पे अटैक भी कर रहे हैं कुछ लोग स्टूडेंट्स की आड़ में। तो एक्चुअल में क्या है, प्रोपेगेंडा ही तो था लीनियर मॉडल का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रेडियो का जो यूज हुआ वो एक्चुअल में क्या था, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे दोनों ही कथन क्या है, आपके सत्य हैं, है ना। तो ए ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण प्राय इस रूप में समझा जाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज यूजली अंडरस्टैंड एज। इंटरपर्सनल को डायडिक कहते हो, विद इन वन सेल्फ कहते हो, फॉर्म मल्टीपल टू मल्टीपल कहते हो, फॉर्म वन टू लार्ज ग्रुप कहते हो,
मेरे हिसाब से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसे किस और नाम से जाना जाता है तो आपको याद रखना है, इसे आप डायडिक कम्युनिकेशन के नाम से भी क्या करते हो, जानते हो, है ना। तो याद रखिएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब आपका दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है, अपनी इच्छाएं, अपनी चीजों को, इमोशन को आप सामने वाले को बता रहे हो, वो इंटरपर्सनल है। जैसे भाई टेलीफोन पे आप बात कर रहे हो किसी से, चैट पे किसी से बात कर रहे हो, ईमेल पे बात कर रहे हो, फेस टू फेस बात कर रहे हो, है ना। तो वो एक्चुअल में क्या है, इंटरपर्सनल होता है, जिसे हम डायडिक के नाम से भी जानते हैं। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं आया है, ये बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है डायडिक वाला, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन जो है देखने को आ जाए। चलिए, मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर आपका सीक्वेंस ऑफ कॉमन एलिमेंट आइडेंटिफाई बिल्बर शॉकम। शॉकम जो थे, शाम जो है एक्चुअली में, उनके मॉडल से रिलेटेड यहां पर चीजें हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है सही होंगे। वैल्यू है, लैंग्वेज है, एटीट्यूड है, बिलीफ है, कल्चर है। चलो, शाम के मॉडल के अनुसार क्या क्या चीजों का एक क्रम होता है, वो क्रम आपको यहां पर बताना है। चलिए, तो सबसे पहले अगर शाम की देखें तो शाम का जो सबसे पहले है वो आपका क्या है, भाषा। जी हाँ, सबसे पहले आपकी लैंग्वेज आएगी, आपकी लैंग्वेज आएगी, भाषा आएगी। भाषा के बाद आपका क्या आता है, संस्कृति आती है, संस्कृति आती है, यानी आपका कल्चर आएगा, है ना, कल्चर आएगा आपका। कल्चर के बाद आपका क्या आएगा, कल्चर के बाद आपका एटीट्यूड आता है, यानी अभिवृत्ति आती है ना, एटीट्यूड आता है। इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आपका क्या आएगा, आपका बिलीव आएगा, आपकी मान्यता आएगी, और लास्ट में आपका क्या आता है, वैल्यू आती है। तो यहां पर बी ऑप्शन आप देखेंगे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो क्या आप कर रहे हैं एमपी सेट की तैयारी, तो एमपी सेट का पेपर 1 का कंप्लीट बैच दोस्तों आपको मिल जाएगा। जी हां, जिसकी प्राइस 1499, लेकिन ये आपको मिलेगा मात्र 999 में। साथ में एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप MK10 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ में प्रहार बैच, MCQ सीरीज बैच भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी आपके रहेंगे, बायलैंग्वेज रहेगा, साथ में डाउट सेशन भी आपको मिल जाएगा, साथ में PDF एंड नोट्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं और एप्लीकेशन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है लेकिन उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए MP सेट प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है। जी हां, जिसमें आपका MCQ सीरीज रहेगी, जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज भी रहेगा, साथ में आपका FLT फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा पेपर 1 का। ऑनलाइन टेस्ट भी साथ में इसमें इंक्लूड है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को तो भी लगा सकते हैं। फीस इसकी मात्र और मात्र 599 है। काफी बेनिफिशियल बैच होने वाला है, क्योंकि इसमें 10,000 MCQ आपको मिलने वाले हैं, लगभग 10,000 MCQ लगभग आपको यहां पर मिलेंगे। तो ये बैच भी बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप कर रहे हैं हिंदी साहित्य की तैयारी, तो हिंदी साहित्य का बैच भी मिल जाएगा। जी हां, हिंदी साहित्य का बैच भी आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 3,000 रुपए में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें भी आप MK10 का यूज करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। और इस बैच में आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, MCQ सीरीज भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और इसमें मेरे भी स्पेशल लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लें और इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। कोई डाउट लगे तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा।